आज तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी के बारे में, जिसमें मैंने बताया था इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी क्या होती है। ठीक है, ये एक ऐसी मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि हार्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होगा उसको रिकॉर्ड करेगी, लेकिन एक पेशेंट जो रहेगा कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स या जो कार्डियक इवेंट्स रहेगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये होल्टर ईसीजी की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट रहती है, क्योंकि होल्टर ईसीजी में क्या था, उसको 24 आवर टू 48 या 72 आवर तक हम उसको बियर कर सकते थे। ठीक है, और ज़्यादा कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको बियर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो इवेंट ईसीजी रहेगी इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी रहती है, इसमें क्या रहता है, जो पेशेंट होता है वो कह सकते हैं इवेंट बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पेशेंट इसको कई वीक तक या कई दिनों तक वो क्या कर सकता है, वियर कर सकता है। और वहाँ पे जब पर्टिकुलर वो इवेंट आएगा, जब उसके हार्ट में कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, तो उस समय वहाँ पे उस कंडीशन को ये क्या करता है, कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पर्टिकुलर इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इवेंट रिकॉर्डर कहा गया है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये भी पोर्टेबल डिवाइस रहती है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो पोर्टेबल डिवाइस होती है, सेम कंडीशन इसमें भी रहती है। ये भी ईसीजी को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड करने के कह सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं करता कि यार मतलब 2 डेज़ के लिए अगर वो है वियर किए हुए तब उसको रिकॉर्ड करे। इसमें क्या करता है, जब भी पेशेंट को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी उस समय वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक, उस समय क्या करेगा, वहाँ रिकॉर्डर को ऑन कर देगा और वहाँ पे वो ईसीजी रिकॉर्ड हो जाएगी। वो पर्टिकुलर वहाँ पे मान लिया किसी का कोई पेशेंट है जिसके हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई, तो वहाँ पे पेशेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करेंगे, उस जो इवेंट है वहाँ पे जब हार्ट बीट उसकी फास्ट हुई है तो उस समय क्या कर देता है, वो रिकॉर्डर को एक्टिवेट कर देगा और वहाँ पे वो इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाद में उसको डॉक्टर्स उसको देख करके या कार्डियोलॉजिस्ट होगा उसको देख करके वहाँ पे एसेस कर सकता है। ठीक है, तो पूरा कंटिन्यू जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि पूरी रिकॉर्डिंग होती थी, वैसे यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। होल्टर ईसीजी में क्या था, कंटिन्यू 24 या 48 का आवर का ड्यूरेशन वो रिकॉर्ड करता था। ठीक है, पूरे ड्यूरेशन वो रिकॉर्डिंग ऑन रहती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जब इवेंट्स होगा उस समय यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, वो केवल 24 टू 48 आवर या 78 आवर के लिए वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकती थी। इसमें क्या करते हैं, ये ओवरऑल मॉनिटरिंग करती है, जब भी वहाँ पे कोई इवेंट पड़ेगा तब उसको ये रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, मान लिया कोई पेशेंट है जिसके पैल्पिटेशन की कंडीशन है, वो हर 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे उसके पैल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर हम उसको रूटीन जैसे करते हैं ईसीजी, जिसको स्टैंडर्ड ईसीजी कहते हैं, 10 मिनट के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उस टाइम पता लगे उसके नहीं है तो वहाँ पे वो ईसीजी नॉर्मल आएगी। ठीक है, इवेंट रिकॉर्डर में क्या होता है, चाहे इसको तुम वीक तक, कई वीक तक रखो या कई दिनों तक अपने पास रख सकते हो, और जब भी वो एबनॉर्मल कंडीशन आए तुरंत उसको वहाँ पे रिकॉर्डर को ऑन कर दोगे और वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या रहती है, इवेंट रिकॉर्डिंग मशीन कहते हैं इसको। ठीक है, इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यूजेज मैंने बताया था, टू डायग्नोस इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया, वहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया की कंडीशन होती है तो वहाँ पे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया में मैंने बताया था कि क्या रहती है, इसमें एबनॉर्मल रिदम्स होती है जो कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती है और कभी कभी यहाँ पे कई दिनों के इंटरवल पे वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे जो रूटीन ईसीजी रहती है उसको हम उससे इसको पता नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो हम इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी का यूज़ करते हैं। होल्टर का भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि होल्टर भी 2 से 3 दिन के तक ही मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें कई वीक तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्या होगा, जब वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तब उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और बाकी वो अपने साथ बाकी वो डेली एक्टिविटी कर सकता है, वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब पैल्पिटेशन या कोई कंडीशन डेवलप होगी तब उसको वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेज हो गए। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लेन्ड फेंटेन एपिसोड्स। तो मेनली यहाँ पे होता क्या है, जो अन इवेंट मैंने बताया कि यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा उसको फेनेटिंग का कोई कारण, उसको बार बार फेनेटिंग हो रही है, उसका कोई कारण उसको पता नहीं चल पा रहा, किस कारण से वहाँ पे डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा किस कारण से बार बार वहाँ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे इवेंट रिकॉर्डर का यूज करेंगे और वो क्या होगा, वहाँ पे जो एपिसोड जिस टाइम होगा उस टाइम वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है,
और उसके पीछे जो इंटरमिनेंट कार्डियक रिदम्स की एबनॉर्मलिटी होगी तो वो भी वहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और फेनेटिक या सिनकोप की कंडीशन होगी तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, जो ब्रेन में होता है वहाँ पे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचती है। अब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का सेचुरेशन पॉइंट, ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाएगी। मेनली होता क्या, जब वहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं इनइफेक्टिव रिदम्स होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट रहता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो ब्रेन का परफ्यूजन भी वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण पर डिजीनेस और यहाँ पे सिनकोप जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो इवेंट रिकॉर्डर वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के। अब इसकी बात करते हैं हम एडवांटेज की, कौन कौन से इसके एडवांटेज होते हैं। तो सुटेबल फॉर पेशेंट विद ओकेशनल सिम्टम्स, मेनली इवेंट रिकॉर्डर कह सकते हैं इसका यूज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को सिम्टम्स हर दिन वहाँ पे अपीयर नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ओकेशनली वहाँ पे अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से मान लिया किसी पेशेंट को क्या हो, महीनों में एक बार एपिसोड हुआ आया, पैल्पिटेशन का एपिसोड आया, या फिर कभी कभी डिजीनेस हुई। ठीक है, और कभी कभी उसको फेनेटिंग या फिर फेंटिंग जैसे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर हुए। तो ऐसे में पेशेंट क्या करता है, शॉर्ट रूटीन ईसीजी करवाएगा, वहाँ पे जो एबनॉर्मल एपिसोड होगा वो वहाँ पे अपीयर नहीं होगी, क्योंकि उस समय ईसीजी नॉर्मल आएगी। ठीक है, अगर मान लिया बाई चांस वहाँ पे उस टाइम हो रहा है तभी वो कह सकते हैं पता चल सकता है, बाकी नहीं पता चलेगा। ठीक है, और इवेंट रिकॉर्डर में क्या होगा, पेशेंट वहाँ पे अपने साथ रख सकता है, जब भी सिम्टम्स आएगा वहाँ पे डिवाइस को एक्टिवेट करके ईसीजी कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो इस कारण से इसीलिए जो इनफ्रिक्वेंट या ओकेशनल सिम्टोमेटिक इवेंट्स होंगे उनको ये क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट करके वहाँ पे सुटेबल रख लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसका एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या है, कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे जो इवेंट रिकॉर्डर होगा उसको कई दिन तक, कई वीक तक, कई महीने तक क्या कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेजर बेनिफिट्स इसका रहता है कि वहाँ पे जो कह सकते हैं डॉक्टर्स होंगे उनको भी एबनॉर्मल इवेंट्स के लिए केवल कुछ मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन या विंडो पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कि शॉर्ट मॉनिटरिंग पीरियड होगा तो वहाँ पे इवेंट मिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जो नॉर्मल ईसीजी होगी, जिसमें हम एडवांस्ड ईसीजी कहते हैं, उसमें ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। लेकिन लॉन्ग मॉनिटरिंग पीरियड में वो सारी चीज़ें हम अगर इवेंट ईसीजी करते हैं तो इवेंट ईसीजी में वो सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी और वहाँ पे कह सकते हैं सारी इवेंट्स जो कैप्चर हो जाएंगी तो वहाँ पे आसानी रहेगी कि वो डिजीज़ को फ्रिक्वेंटली वहाँ पे एसेस कर सके और वहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के रहें। ठीक है, तो इसी कारण से इसका यूज अच्छा रहता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट अपने पास रख सकता है और वहाँ पे सिम्टम्स को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये था, मैंने बात किया इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी के बारे में। अब नेक्स्ट है टेलीमेट्री ईसीजी, कंटीन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो टेलीमेट्री ईसीजी इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम यूज्ड इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट टू ऑब्जर्व द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन रियल टाइम। तो मेनली होता क्या है, जो टेलीमेट्री ईसीजी है ये कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें मेनली क्या होता है, जब पेशेंट क्या होगा, हॉस्पिटलाइज्ड होगा। ठीक है, तो उस समय हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और जो रिदम्स होगी उसको कंटिन्यूअसली वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो ये सिस्टम जो होगा पेशेंट को बेड साइड वहाँ पे जो ईसीजी मशीन रहेगी उससे परमानेंटली अटैच रखने के बजाय जो ईसीजी के सिग्नल्स होंगे उसको रिमोट मॉनिटरिंग स्टेशन तक वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे यानी कि जो पेशेंट होगा वो ईसीजी इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल लोकेशन से ही मॉनिटर की जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो पेशेंट इसमें जो बेड साइड पेशेंट होंगे उन्हीं के लिए ये यूज की जाती है मोस्टली। ठीक है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का मतलब होगा कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो कुछ सेकेंड या मिनट के लिए नहीं, बल्कि क्या करेंगे, पेशेंट की डायरेक्टली वहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग का वहाँ पे की जाती है। कंटिन्यूअसली वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो कंटिन्यूअसली वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकेंगे तो इसका बेनिफिट्स ये है कि अगर वहाँ पे एरिथ्रीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है,
तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट हार्ट रेट चेंजेस क्या होते हैं और वहाँ पे क्या क्या अदर रिदम्स एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर टीम से उसे वहाँ पे जल्द आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा रूटीन ईसीजी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो शार्ट रिकॉर्डिंग रहती है, तो इस कारण से वहाँ पे उससे जो टेलीमेट्री ईसीजी होगी उससे वहाँ पे रिकॉर्ड वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन होता है जिसको हम लाइव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। और एक इसके लिए मोस्टली बताया हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में रहते हुए वहाँ पे कंटिन्यूसली कार्डियक ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, कार्डियक रिदम्स वहाँ पे सडन चेंजेस क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पेशेंट होंगे, पेशेंट को वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे मेजर करते रहेंगे, वहाँ पे मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो एबनॉर्मल रिदम्स हुए उनमें जो है चेंजेज होने वाले हैं, जो हो रहे चेंजेस को वहाँ पे उनका इंटरवेंशन या उसका असेसमेंट किया जा सके, ठीक है। ठीक है, तो मेनली इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, वहाँ पे जो पेशेंट एडमिट रहते हैं, ठीक है। आफ्टर द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और वहाँ पे क्या करेंगे, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होंगी वो वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, वो भी रियल टाइम का मतलब होगा पेशेंट की लाइव मॉनिटरिंग वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो मॉनिटरिंग सिस्टम तक ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनको वहाँ पे जो वहाँ पे वो डॉक्टर्स रहेंगे, हेल्थ केयर जो टीम रहेगी, वो उसी समय उनको मॉनिटर करती रहती है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे सिग्नल्स को, और वहाँ पे टेलीमेट्री ट्रांसमीटर के थ्रू वहाँ पे जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है उसके थ्रू वहाँ पे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम तक मॉनिटर करते रहते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं या हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, वो ईसीजी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो सिग्निफिकेंट रिदम्स चेंजेज होंगे उनको लॉन्ग टाइम के लिए हम वेट नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द पेशेंट चेस्ट। सबसे पहले पेशेंट के चेस्ट पर हम जो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स होंगे उनको लगाएंगे। इलेक्ट्रोड्स स्किन से जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो डिटेक्ट करने का काम करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये सिग्नल्स को वहाँ से डिटेक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करेंगे, जो टेलीमेट्री सिस्टम रहता है, ठीक है, उसके पोर्टेबल जो ट्रांसमीटर रहेगा, मॉनिटरिंग यूनिट रहेगी, उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और टेलीमेट्री ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो सिग्नल होंगे वो फिर वहाँ पे ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल्स को आगे मॉनिटरिंग सिस्टम तक वो भेज देता है, ठीक है। जो मॉनिटरिंग सिस्टम तक भेज देगा, इसके बाद क्या होगा, जो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड वायरलेसली टू द सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम तक वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू भेज देंगे, तो वहाँ पे जो वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पे हेल्थ केयर टीम्स होगी, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे कह सकते हैं बिना कार्डियक रिदम्स के भी वहाँ पे उसको मॉनिटर कर सकती है, ठीक है। तो टेलीमेट्री मेडिसिन एक रिमोट रियल टाइम कार्डियक सर्विलांस सिस्टम रहता है, जिसमें क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट के वार्ड में ही रहेगा, और चेस्ट पे इलेक्ट्रोड लगाने के साथ ही वो ईसीजी मॉनिटर वहाँ पे कंटिन्यूसली नेसेसरीली कह सकते हैं मॉनिटर होती रहती है। उसके बेड के पास नहीं रिक्वायरमेंट रहती है, डायरेक्ट वहाँ पे जो सेंट्रल मॉनिटरिंग एरिया रहेगी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल मॉनिटर्ड पेशेंट्स को की कार्डियक रिदम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है हॉस्पिटल्स टेलीमेट्री सेटअप पे, कैसा वहाँ पे हॉस्पिटल का सेटअप है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। जो टेलीमेट्री ईसीजी है उसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, तो मैंने बताया कि इसका मेनली पर्पज़ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वहाँ पे कंटिन्यूसली और रियल टाइम मॉनिटर करना, ठीक है। और ख़ासकर ऐसे पेशेंट में जिसमें वहाँ पे जो सडनली एरिथ्मीया या फिर कार्डियक डिस्टॉर्शन का रिस्क रहता है, ठीक है। तो उन पेशेंट्स में इसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग के क्रिटिकली इल पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कह सकते हैं इल हैं, तो उनकी वहाँ पे कंडीशन जिसकी अनस्टेबल कह सकते हैं रहेगी, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस सडनली वहाँ पे डेवलप होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में वहाँ पे हार्ट रेट और जो रिदम्स होगी
उसमें जो छोटी सी भी वहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो जो टेलीमेंट्री होता है वो क्या करेगा, वहाँ पे जो पेशेंट वहाँ पे जब कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता रहेगा तो जो हार्ट रिदम्स होगी वो वहाँ पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी अबनॉर्मल चेंजेज होगा तो हेल्थ केयर टीम उसको जल्दी ही डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की कंडीशन है उसमें जो अर्ली रिकॉग्नाइज करने में वहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये कारण रहता है। सेकेंड क्या है, डिटेक्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग एरिथ्रीमियाज। ठीक है, अब लाइफ थ्रेटनिंग मेनली क्या रहता है, मेनली ये जो अगर कोई सीरियस या फिर पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग एरिथ्रीमिया की कंडीशन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेनली देखा जाए तो एरिथ्रीमिया क्या होता है, वहाँ पे जो हार्ट रेट होता है उसमें हार्ट की रिदम्स एबनॉर्मल हो जाना। ठीक है, हार्ट बहुत फास्ट वहाँ पे रिदम्स कर सकता है, मतलब ट्रैकियोरेथ्रीमिया की कंडीशन हो सकती है। बहुत स्लो वहाँ पे हार्ट बीट हो सकती है। ठीक है, हार्ट रिदम्स बहुत स्लो होगी तो उसको ब्रेडी एरिथ्रीमिया कहेंगे। इरेगुलर एरिथ्रीमिया डेवलप हो सकती है। तो जो एरिथ्रीमिया रहेगी वो हीमोडायनामिक इनस्टेबल रहेगी और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकती है। तो जो टेलीमेंट्री वहाँ पे ईसीजी होगी ये क्या करेगी, कंटिन्यू वो ईसीजी को मॉनिटर करते रहेगी, जिससे जो वहाँ पे अबनॉर्मल, अगर वहाँ पे अबनॉर्मल रिदम्स डेवलप हुई है तो वहाँ पे ईसीजी में चेंजेस दिखाई देगा और हेल्थ केयर टीम उसको तुरंत ही रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे ट्रीटमेंट को एसेस करेगी, क्लिनिकल असेसमेंट करेगी और वहाँ पर अप्रोप्रिएट जो मैनेजमेंट होगा, जो ट्रीटमेंट होगा वो वहाँ पे स्टार्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इसका कह सकते हैं इसका यूज़ था। नेक्स्ट यूज क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आफ्टर हार्ट सर्जरी और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हार्ट की सर्जरी के बाद भी जो पेशेंट में वहाँ पे कार्डियक रिदम्स और जो अदर कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स होते हैं उसमें चेंजेज हो सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो पीरियड रहेगा उसमें कुछ पेशेंट्स में क्या करेंगे, वहाँ पे एरिथ्रीमिया या फिर जो हार्ट रेट एबनॉर्मल की कंडीशन जिनमें डेवलप होगी या फिर कंडक्शन डिस्टर्बेंस की कंडीशन होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है तो इसलिए वहाँ पे अप्रोप्रिएट पेशेंट को क्या करेंगे, टेलीमेंट्री मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब जब वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाएगा तो क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद या पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक स्टेज के बाद क्या होगा, रिदम्स एबनॉर्मल होने के चांसेस वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे टेलीमेंट्री मॉनिटरिंग होगा उसका यूज करेंगे और वहाँ पे अगर कोई सिम्टम्स अपीयर होंगे तो उनको वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से या फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन है या मतलब अगर किसी पेशेंट को वहाँ पे हार्ट अटैक की कंडीशन है जिसमें क्या होगा, जो कार्डियक मसल्स रहती हैं इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पे मायोकार्डियल इंजरी होती है। मेनली होता क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है अगर उसमें ब्लॉकेज, जो हमारी आर्टरी रहती है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती है वहाँ पे हार्ट को, ठीक है, अगर कोई उसमें अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ पे क्या होगा, मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है, वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर मायोकार्डियल के आसपास या उसके बाद वहाँ पे कार्डियक एरिथ्रीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्टेड पेशेंट को वहाँ पे, तो मेनली होता क्या है, सेलेक्टेड जो पेशेंट रहेंगे वहाँ पे ईसीजी की मॉनिटरिंग यूजफुल हो सकती है। ठीक है, मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो मायोकार्डियल इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी रहती है वो इफेक्ट हो सकती है, एरिथ्रीमिया का रिस्क रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे इसलिए वहाँ पे जो कंटिन्यूस टेलीमॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली टेलीमॉनिटरिंग होगी तो इसकी वजह से वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट रिदम्स चेंजेज होंगे उनको वहाँ पे अर्ली रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इन आईसीयू एंड सीसीयू। तो आईसीयू मतलब जिसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, वो भी वहाँ जो आईसीयू में रहते हैं पेशेंट वो कैसे रहते हैं, क्रिटिकली बहुत ज़्यादा इल पेशेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनकी भी क्लोज मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पे टेलीमेंट्री में ईसीजी होगी, वहाँ पे जो कार्डियक रिदम्स होगी उसको कंटिन्यूसली वहाँ पे ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सीसीयू पेशेंट जो रहेंगे, सीसीयू कोरोनरी केयर यूनिट, क्योंकि कोरोनरी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप रहती है उसका कारण क्या रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रहती है, कोरोनरी आर्टरी रहेगी। तो सीसीयू जो स्पेसिफिकली यहाँ भी क्या करेंगे, कार्डियक पेशेंट की इंटेंसिव मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे
रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे पेशेंट जहाँ पे क्या हो, मैंने बताया मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या फिर और हार्ट से रिलेटेड कोई भी कार्डियक कंडीशन हो, जैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है या फिर सिग्निफिकेंट इरिथ्रीमिया की कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेलीमेंट्री का रोल यही रहता है कि वहाँ पे जो ईसीजी इलेक्ट्रोड होंगे उनका यूज करके वहाँ पे टेलीमेंट्री ट्रांसमीटर के थ्रू, वहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू, वहाँ पे जो सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन होगा वहाँ पे कह सकते हैं जो हेल्थ केयर्स रहते हैं वो वहाँ पे कंटिन्यूसली रिदम्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं जो यहाँ पे टेलीमेंट्री मेडिसिन का टेलीमेंट्री जो यहाँ पे ईसीजी का यूज किया जा रहा है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, प्रोवाइड कंटिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब जो रूटीन ईसीजी है, रूटीन ईसीजी क्या रहती है, केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे यूज होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे वो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी और उसको वहाँ पे उसकी जो वहाँ पे इमेज होती है उसको प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो रूटीन ईसीजी होगी उसको छोड़ के, लेकिन जब टेलीमेट्री जो वहाँ पे ईसीजी होती है उसका क्या करेंगे, पेशेंट की कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वहाँ पे वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। ठीक है, और जो ईसीजी की इंफॉर्मेशन होगी वो भी वहाँ पे जो मॉनिटरिंग स्टेशन होगा वहाँ पर कंटिन्यूसली वहाँ पे रियल टाइम वहाँ पे कह सकते हैं इमेज को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहती है। अब दोनों में डिफरेंस यही है क्योंकि रूटीन ईसीजी होती है वो फ्यू मिनट्स के लिए होती है, लेकिन जो टेलीमेट्री मेडिसिन होगी वहाँ पे कंटिन्यूसली जो पेशेंट रहेंगे उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। ठीक है, अब मेनली क्या होता है, इसलिए टेलीमेट्री मेडिसिन वहाँ पे ईसीजी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है आईसीयू एससीयू पेशेंट में, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक रिदम्स हर मोमेंट सेम नहीं रहती है। ठीक है, मान लिया एक पेशेंट है जिसकी ईसीजी वहाँ पे 10 AM पे तुमने की और वो नॉर्मल हुई, लेकिन 10:25 पे उसके 10:45 पे उसके क्या हुआ, सिग्निफिकेंट एरिथ्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई। तब क्या होगी, वो ईसीजी पहले तो नॉर्मल आएगी लेकिन वहाँ पे जो एरिथ्रीमिया की कंडीशन बाद में डेवलप हुई है वो वहाँ पे पता नहीं चल पाएगी। तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, तो ये अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है जो वहाँ पे टेलीमेंट्री कह सकते हैं ईसीजी रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और कोई भी चेंजेज होगा वो तुरंत वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अलाउ टू इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ सीरियस कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़। तो अगर क्योंकि ये सबसे बड़ा एडवांटेज दूसरा क्या है, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट होगा। अब मान लिया अगर पेशेंट वहाँ पे सिग्निफिकेंट कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटी उसके अंदर डेवलप होती है तो वहाँ पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा उसको डिटेक्ट करके डिस्प्ले पे तुरंत वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकता है और जो हॉस्पिटल स्टाफ होगा वो कह सकते हैं तुरंत उसका एसेस करने के बाद वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वहाँ पे जो एबनॉर्मल ईसीजी रिदम्स होगी उसको तुरंत मॉनिटर करके उसे डिटेक्ट करके उसे डिस्प्ले पे वहाँ पे शो करेगा, तो वहाँ पे चेंजेस जो होंगे वो वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब जब वहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे तो जो हेल्थ केयर टीम होगी जो मॉनिटर कंटिन्यूसली कर रही होगी वो क्या करेगी, जो एबनॉर्मलिटी होगी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद अप्रोप्रिएट वहाँ पे इंटरवेंशन करने के बाद वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको वहाँ पे वो पूरा करेगी। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका गोल यही है कि वहाँ पे रियल टाइम इमेज होना, डिले कम कर, वहाँ पे जो टाइमिंग होगी डिले कम करना उसको, ठीक है, और टाइमली वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट मिल जाना, क्योंकि इमीडिएट वहाँ पे डिटेक्शन का मतलब ये नहीं कि हर समय उसको एबनॉर्मलिटी ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे जो एक्चुअल रिस्पांस होगा उसको क्लिनिकल टीम मॉनिटरिंग करके वहाँ पे हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करेगा, उसको तुरंत मॉनिटर करके उसको रिकॉग्नाइज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो जो टेलीमेट्री ईसीजी है ये केवल कैसी है कि ईसीजी रिकॉर्डिंग डिवाइस कह सकते हैं, इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, ये क्या करती है, वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम इसको कह सकते हैं जिसमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहाँ पे डिटेक्ट होंगे, उसके बाद वो ट्रांसमिट हो जाएंगे सिग्नल्स
कहाँ पे, जो मॉनिटरिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। उसके बाद जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रहते हैं वो रिदम्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे। अब जब कोई भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी होगी तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके वहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन के अनुसार वहाँ पे अप्रोप्रिएट असेसमेंट और वहाँ पे मैनेजमेंट उसका किया जाता है। ठीक है, तो मेनली कोर पर्पज़ यही रहता है कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ईसीजी कौन सी रहती हैं और इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप BMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH। ठीक है, तो आप CCH का कोर्स होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट लीगल कोर्स है तो आपको एक कह सकते हैं लीगल अथॉरिटी मिल जाती है कि वहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये 1 साल का कोर्स रहता है और इसकी जो कंप्लीट फीस रहेगी वो 25,000 रहती है। तो अगर आप इसके करने के इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा एक कोर्स और रहता है, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और आप उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीमेडिसिन कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। कि इसमें क्या रहेगा, आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने डॉक्टर से वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर्स रहते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, वो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं, उनसे आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे पेशेंट है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई रिपोर्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना है या फिर कह सकते हैं वहाँ पे उससे जो पेशेंट के कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो आप डॉक्टर से वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके उससे ऑडियो वीडियो कॉल पे वहाँ पे राय ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। तो अगर आप इसको करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ECG लीड्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स की ECG लीड्स होती हैं। ठीक है, और उनका क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।